Okay, so introduction to 3D geometry. 3D shapes, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये सब तो आपने करा ही है। 3D ज्योमेट्री के अंदर अगर मैं क्यूब, क्यूबॉइड का ही एग्जांपल लेता हूँ, 3 डायमेंशंस आ जाती हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशंस। क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। मतलब कि देखो इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये शेप सबको समझ में आई। अब अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ये हमारा एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है और ये हमारा तीसरा एक्सिस है। ये जो हमारा बेस होता है ये लेंथ और ब्रेड्थ होता है। सो लेट इट बी एक्स, दिस वाई, एंड जो ऊपर की साइड हो गया दिस में बी हाइट। इसको जेड मान लेते हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, एंड ये हो गया ओरिजिन। वैसे अगर मैं देखता हूँ ये और ये आपस में 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं एक्स और वाई को देखूं, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। और ये वाले फेस पर देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली बात तो तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर दो दो केसेस लेके देखते हैं आपस में, एक्स और वाई को देखते हैं परपेंडिकुलर, वाई और जेड को देखते हैं परपेंडिकुलर, एक्स और जेड को देखते हैं परपेंडिकुलर। हम अभी तक 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे, उसके अंदर दो एक्सिस होते थे एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई 2D ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस होते थे, जिसको हम एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते थे। ये जो प्लेन थे एक्स वाई प्लेन एंड कार्टेशियन प्लेन divides a plane in 4 parts। और इन पार्ट्स को क्या बोला जाता था? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। लाइकवाइज 3D ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास एक्स वाई जेड तीन एक्सिस आ गए। एक्स वाई जेड प्लेन बोल लो, ठीक। कार्टेशियन प्लेन जैसा इसका कुछ नाम नहीं होता। वैसे तो ये प्लेन नहीं बना, ये एक तरीके से फिगर बन जाती है।
इट डिवाइड्स इन 8 पार्ट्स, और इन 8 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट्स। यहाँ तक क्लियर बात? यहाँ तक क्लियर? ठीक। तो एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ठीक बनती है कि नहीं। माइनस नहीं आएगी समझ, छोड़ो। इसको लेके चलते हैं, इस वाली फिगर को। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे की साइड एक्सटेंड कर देता हूँ, और इस लाइन को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, और इस लाइन को थोड़ा पीछे की साइड एक्सटेंड कर देते हैं, तो इमेजिन करके देखो 8 अलग अलग चीजें बन गई। जो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट एंड ऊपर वाला, एक तरीके से रूम में मान के चलो मैंने एक हॉरिजॉन्टल शीट लगा दी, एक ऐसे वर्टिकल शीट लगा दी, तो टोटल पूरा रूम 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये पूरा का पूरा रूम है, एंड इस पूरे रूम में मैंने एक वर्टिकल पूरी शीट लगा दी एंड एक हॉरिजॉन्टल पूरी शीट लगा दी। तो इस हॉरिजॉन्टल शीट की वजह से एक पार्ट ऊपर की साइड बन गया, एक पार्ट नीचे की साइड बन गया। जो ऊपर की साइड चार बने, ऊपर की साइड बने, उसको मैंने ये वाली शीट लगाई, वर्टिकल वाली, पूरी की पूरी ऐसे, एक ये वाला सेगमेंट, एक पीछे का कैबिन, एक इस वाली लाइन से बनने वाला, और एक ये वाली लाइन से। इमेजिन हो पा रही है शेप? चार कैबिन्स ऊपर की साइड, चार कैबिन्स नीचे की साइड। फिलहाल जो मैंने ये क्यूबॉइड बनाया, ये मेरा एक पूरे कैबिन में रखा हुआ है, एक इसके पीछे वाला पार्ट नहीं हो पा रहा। ऐसे समझा। ये क्यूबॉइड फर्स्ट ऑक्टेंट में है, ऑक्टेंट बोलते हैं यहाँ पर।
अच्छा, आधा आधा करके चलते हैं। इस वाली शेप को तो छोड़ दो। हम्म, ये कार्टेशियन प्लेन जैसा लग रहा है। अगर साइड के एंगल से देखते हैं और ये सारे 90 डिग्री बना रहे हों तो चार पार्ट्स में बन गया। कार्टेशियन प्लेन जैसा लग रहा है। ठीक, चार पार्ट्स बन गए ना, एक दो तीन चार। इसको मैंने x नाम दे दिया, इसको मैंने y नाम दे दिया। ठीक है। अब एक काम और करते हैं। ये तो एक तरीके से एक तरीके से प्लेन फिगर पर बना दिया, बट अगर इसको 3D एंगल देते हैं, एक एज्यूम करो, एक वर्टिकल शीट लगा दी मैंने बीच में। मतलब ये एक रूम था, रूम में मैंने ऐसे प्लस का सिंबल बनाया एंड बीच में एक लाइन लगा दी। लाइन एज इन की पूरी जिसने उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पूरा रूम चार डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। इसको प्रॉपर लाइन बना देते हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने एक रूम को चार कैबिन्स में डिवाइड कर दिया, चार रूम्स में डिवाइड कर दिया। अब रूम दिख रहे हैं सबको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो फर्स्ट रूम ये रहा जो प्रॉपर वाली लाइन से बना हुआ है, इधर वाला। सेकंड रूम एक दो, और ये तीसरा है ये वाला रूम। थर्ड रूम ये पीछे वाला, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। फोर्थ रूम ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। चार रूम्स दिख गए सबको। ठीक है। सो ये y का पीछे वाला है पार्ट तो y डैश, और ये x के पीछे वाला है तो x डैश। ये है हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज्यूम करो कि जैसे ये एक रूम था ऊपर, मतलब मैंने ज़मीन को लेके एंड चार रूम्स बना दिए, ऐसे ही नीचे की साइड भी बन सकता है। अगर ये ज़मीन ना होके मैंने बीच स्पेस में डाली होती शीट, तो ऐसे ही चार रूम्स नीचे की साइड बन जाते हैं। जो ये फर्स्ट ऑक्टेंट था ऊपर वाला, उसी के जस्ट नीचे एक सेकंड वाले ऑक्टेंट के नीचे एक जो बनता है इनसे, एक दो तीन। थर्ड ऑक्टेंट के नीचे वाला किससे बनेगा? थर्ड ऑक्टेंट ये था, इसके नीचे वाला पार्ट किससे बनेगा? एक दो तीन। फोर्थ ऑक्टेंट यहां पर था, इसके नीचे वाला पार्ट कहां से बनेगा? एक दो तीन। मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस वैसे ही, ऊपर के चार रूम्स के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव जेड है, नीचे के चार रूम्स के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिव जेड है। बाकी एक्स और वाई का लॉजिक सेम। ठीक है। इसको अलग से बना के एक बार दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या करा था, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे एक्स और वाई बनाए थे, ये एक्सटेंड करी थी लाइन, ये एक्सटेंड करी थी, ये चार रूम्स बने थे। अब ऊपर वाली लाइन बनाने की जगह मैंने नीचे एक लाइन बना दी थी, तो नीचे के चार रूम्स बन गए। अब बताओ, ये 8 ऑक्टेंट्स नजर आ रहे हैं सबको? ठीक है।
स्टार्टिंग विद, मैं इस वाले z को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। ऊपर के जैसे 4 रूम थे, फर्स्ट था ये वाला, x और y दोनों पॉजिटिव। फिर जब हम सेकंड पर गए तो x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड पर गए दोनों नेगेटिव। फोर्थ पर गए तो y नेगेटिव x पॉजिटिव। जैसे नॉर्मल हमारा कार्टेशियन प्लेन में चलता था, बिल्कुल वही वाला लॉजिक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। पहले 4 ऑक्टेंट्स में z पॉजिटिव और बाद के 4 केसेस में z नेगेटिव। फिफ्थ ऑक्टेंट के अंदर जो नीचे वाला केस होगा, x और y तो सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव। सिक्स सेकंड के नीचे वाला, x और y का लॉजिक सेम, z नेगेटिव। सेवेंथ थर्ड के नीचे वाला, x और y का लॉजिक सेम, z नीचे वाला। और एट्थ ऑक्टेंट फोर्थ के नीचे वाला, x और y सेम, z नीचे वाला। पक्का क्लियर है ना सबको? जिसको क्लियर ना हो एक बार ही बताना, दोबारा से बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ साइंस ऑफ एक्सिस। यहाँ पर x y z आ गया। यहाँ पर ऑक्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब याद करना आपके ऊपर है कि किस तरीके से करते हो। मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जैसे हम नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन में करते थे, प्लस प्लस, फिर x नेगेटिव का हो जाता था और y पॉजिटिव का रहता था, फिर नेगेटिव नेगेटिव होता था, फिर x पॉजिटिव का बनता था, y नेगेटिव का रहता था। सेम ही लॉजिक आगे कंटिन्यू हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। पहले 4 ऑक्टेंट्स ऊपर की साइड के होते हैं तो z पॉजिटिव रहता है, और बाद के नीचे की साइड के होते हैं तो z नेगेटिव बनता है। अब आप इसको एक और तरीके से लर्न कर सकते हो कि x स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से, फिर 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव पॉजिटिव। y 2 बार पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, फिर 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार नेगेटिव। आपकी मर्जी है जैसे आपको लर्न करना हो। क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा एंड आपको बोलेंगे कि कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, बताओ। एंड सेम लॉजिक ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है x कॉमा वाई कॉमा जेड। कोऑर्डिनेट पहले x को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर y को, फिर z को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिन होता है 0 0 0 डिनोटेड बाय लेटर O। अगर आपसे बोला कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर है, दैट मीन्स x की कुछ लेंथ होगी, y और z 0 होंगे। अगर आपसे बोला कोऑर्डिनेट ऑन लेट से वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का मतलब कि y और z एक्सिस के बारे में बात हो रही है, वहां पर x लाई नहीं करता, x नहीं है, सिर्फ y और z की कुछ लेंथ होगी। अगर x z प्लेन होता, x की कुछ लेंथ होगी और z की कुछ लेंथ होगी, y एग्जिस्ट नहीं करता।
क्लियर? फर्स्ट एक्सरसाइज को बुक में से कर लेते हैं। Point is on the x-axis. What are its y and z coordinates? 0 0 हम डिस्कस कर चुके। एक्स जेड प्लेन है तो आप y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोलोगे? इट विल बी 0। ये भी हम डिस्कस कर चुके। ऑक्टेंट्स बताने हैं कौन से होंगे। सो रैंडमली एक लेते हैं 4 2 -5। विच ऑक्टेंट? 4 2 -5। फिफ्थ देखो, एक्स और वाई पॉजिटिव मतलब या तो फर्स्ट होगा या फर्स्ट के नीचे वाला फिफ्थ होगा। जेड नेगेटिव है मतलब नीचे वाला, तो ये हो गया फिफ्थ ऑक्टेंट। ऑक्टेंट नंबर 5। एक केस ले लेते हैं ये वाला -4 2 5। सेकेंड, ठीक है। एक्स नेगेटिव का वाई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जेड पॉजिटिव का है मतलब पहले चार केस है। x and y axis taken together determine a plane known as x y plane। प्लेन लिखना जरूरी है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन डिस्कस कर चुके। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। क्लियर? अब इसके बाद अगर आपको याद हो, 10th क्लास के अंदर हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे? डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फार्मूला। ठीक। सो वही टॉपिक्स यहाँ पर है। पहला डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम डिनोट करते थे लेटर डी से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था वहां पर? अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होते थे ए x1 y1 और बी x2 y2, तो d बन जाता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता था। अब क्योंकि यहाँ पर एक z कोऑर्डिनेट भी आ जाता है कॉमा z1 कॉमा z2, ये हमारा a और b पॉइंट है, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बाकी सारा कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम जो आपने 10th में पढ़ा। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस सेम। हम एक्सरसाइज करेंगे कवर स्टिल, बट बाकी सब कुछ सेम। बस इस फॉर्मूले में हमने z कोऑर्डिनेट आगे एक्सटेंड कर दिया। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हमने इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले दो चीजें पढ़ी थी।
इसके अंदर पॉजिटिव रेशो होती है और इसके अंदर नेगेटिव रेशो आती है। टॉपिक एग्जैक्टली सेम। अगर आपका पॉइंट P डिवाइड करता है ए बी को इन द रेशो k:1, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो हैं, लेट इट बी x3 y3 z3 बराबर सॉरी k:1 की जगह m:n रेशो में m इंटू दिस n इंटू इधर वाला पॉइंट mx2 प्लस nx1 होल अपॉन में m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही होता था सेक्शन फॉर्मूला। अब क्योंकि यहाँ पर एक z कोऑर्डिनेट है तो हम इस फॉर्मूले को भी थोड़ा आगे z के लिए एक्सटेंड कर देंगे। mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। बाकी सारा टॉपिक सेक्शन फार्मूला का सेम, करने का तरीका सेम, सोचने का तरीका एग्जैक्टली सेम, बस एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई। क्लियर? ये भी क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चंस की टेंशन मत लो, बट टॉपिक एग्जैक्टली सेम है, बस ये रिलेट करवा रहा हूँ। तीसरा टॉपिक होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल तो देखो बन नहीं सकता, रीजन बीइंग ट्रायंगल होती है 2D शेप, ट्रायंगल होती है 2D शेप, तो ट्रायंगल तो नहीं बन सकता। सो यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो नहीं बनेगा, तो इसके बदले एक टॉपिक, एक छोटा सा एक कंसेप्ट है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देख लेता हूँ सेंट्रॉइड है ना इसमें। हाँ, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स। और अगर आप लोगों को याद ना हो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ 2:1 फ्रॉम मीडियन, ठीक है, where all the three medians of, ध्यान रखना, एनी ट्रायंगल मीट्स, किसी भी ट्रायंगल के बारे में बात हो रही हो, उसकी 3 मीडियंस जहां पर मीट करेंगी उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोला जाता है। दूसरा, सेंट्रॉइड divides the median in 2:1। 10th क्लास में वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर किसी ने करे होंगे तो उसमें डेरिवेशन भी थी कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। ए बी सी, पहला, दूसरा एंड तीसरी मीडियन। सेंट्रॉइड को हम जी पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, जी। ये 2 है, ये 1 है।
वर्टेक्स से चलने वाला पार्ट इज 2 एंड बाकी जो साइड पर जाता है दैट इज 1। ये भी 2 है और यहाँ पर ये वाला पार्ट 2 है। ठीक है, ठीक है, x1 प्लस एक्स, अच्छा। एंड जो g कोऑर्डिनेट बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। क्लियर? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी डिस्टेंस फार्मूला पे है, थर्ड एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला पे है, और लास्ट की मिसलेनियस में मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और एक आधा क्वेश्चन सेंट्रोइड पर है। चैप्टर खत्म। सो हम ऐसा करते हैं, 12.2 के थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दूं, क्वेश्चन करने की जगह एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला, हम कब बोलेंगे दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर? एक सेकंड, हम कब बोलेंगे दैट ए बी सी आर कोलिनियर? 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को हमें बोल शो करना है दैट दीज आर कोलिनियर। किस बेसिस पर बोल सकते हैं? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हर्ष, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का टॉपिक कहाँ से आ गया? 3D ज्योमेट्री चल रहा है हमारे पास। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी अप्लीकेबल। सेंट्रॉइड जीरो, सिद्धार्थ सेंट्रॉइड एक कोऑर्डिनेट होता है, तो सेंट्रॉइड जरूरी नहीं हर बार ओरिजिन ही बने। स्लोप, आप लोग चैप्टर छोड़ के हर जगह जा रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो किन्हीं भी दो का सम इज इक्वल्स टू थर्ड साइड का सम। सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू थर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। दूसरा टॉपिक, ये हुआ डिस्टेंस फार्मूले वाली बात। और अगर मैं सेक्शन फार्मूले के बारे में बात करूं, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन k:1 रेशो। अब अगर इसके बाद,
रेशो इज सेम इन ऑल केसेस, मतलब कि एक्स वाई और जेड, तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। मतलब कि मैंने एज्यूम कर लिया कि बी ने ए सी को डिवाइड करा k:1 की रेशो में। अब ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा फॉर्मूले के एक्स कोऑर्डिनेट के, दोनों को इक्वेट करा के की वैल्यू निकाली। ऐसे ही बी का वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा फॉर्मूले के वाई कोऑर्डिनेट के, दोनों को इक्वेट करा के की वैल्यू निकाली। बी का सी जेड कोऑर्डिनेट बराबर होगा फॉर्मूले के जेड कोऑर्डिनेट के, दोनों को सॉल्व करा के की वैल्यू निकाली। अगर तीनों केसेस से रेशो सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। स्टिल करके देख लेंगे एक बार, टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूँ बस अभी तो मैं, कि जब ये आएगा तब ज़्यादा डिस्कस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें शो करना है कि तीन कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ पहला राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बताओ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है। बताओ, इतना सारा मत कराओ, कुछ याद नहीं रहे। सिद्धार्थ, नया तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं नए के बारे में बात करूं तो नया सिर्फ इतना है कि आपने एक 3D शेप पढ़ ली जिसके अंदर 8 ऑक्टेंट्स बन जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। कोलिनियर चीज़ डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूले से कैसे करते हैं ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब जल्दी से ये बताओ कि तीन कोऑर्डिनेट वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, किस तरीके से करा जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। और आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी बता दो। Any two sides are equal, ए बी इज इक्वल्स टू ऐसे बोल सकते हैं। ए बी सी डी चार कोऑर्डिनेट्स हैं और पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम कैसे बोलेंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हर्ष, पैरेलल नहीं बोल सकते हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पैरेलल के लिए कोई डेफिनेशन नहीं निकलेगी, मतलब प्रूव नहीं कर पाओगे पैरेलल को। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ, बोथ ऑपोजिट साइड्स।
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हर्ष, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर पॉइंट अच्छा है, कर सकते हो, बट थोड़ा टिपिकल हो जाएगा करने के लिए। जब आपने ये बोल ही दिया कि ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो क्यों जाना डायगोनल्स बाइसेक्ट पर? उसके लिए आपको पहले डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा कि दोनों के मिड पॉइंट सेम है। बोलने को बोल सकते हो, चलो ये लो। मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर सेम। अगर आप AC का मिड पॉइंट निकालो और BD का मिड पॉइंट निकालो और वो बराबर आ जाए, दैट मीन्स कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों के मिड पॉइंट्स सेम है। अच्छा, तो दोनों डायगोनल से आपको मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, बोथ डायगोनल्स। और बोथ डायगोनल्स के बारे में बात की गई है, तो हर्ष चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह वाली शेप्स भी आती हैं। उनके बीच में डिस्टिंक्शन आपको पता होगा वैसे तो, इन केस नहीं पता तो लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनता है जब उसमें डायगोनल्स इक्वल हो जाती है। पैरेललोग्राम रोम्बस बनता है जब उसमें चारों साइड्स इक्वल हो जाती है। और पैरेललोग्राम स्क्वायर बनता है जब उसमें चारों साइड्स भी बराबर हैं और डायगोनल्स भी बराबर है। ठीक है, सो चारों साइड्स बराबर होना और डायगोनल्स के बराबर होने का डिफरेंस है बाकी के 3 शेप्स में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट नहीं करी, बस ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं छोटे छोटे से कि ये स्पेसिफिक ट्रायंगल शो करना हो तो क्या चीज़ सोचना है, पैरेललोग्राम के बारे में क्या सोचना है, और कोलिनियर के बारे में क्या सोचना है। यहाँ तक फिलहाल किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार ही बता दो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। नो डाउट्स? ठीक है, होमवर्क इज रिवाइज ऑल कंसेप्ट्स जो आज हमने डिस्कस करें, एंड एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नहीं लिखा, चैप्टर कौन सा चल रहा था ये? सिद्धार्थ, इसका रीजन मुझे क्या पता। चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11.1, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, हमने कंसेप्ट जितने भी पढ़े हैं सारे अच्छे से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे 11.2, 11.3। सिद्धार्थ, अटेम्प्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से आप, मतलब जितना हमने कवर करा आज टॉपिक पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है। अटेम्प्ट भी आप कर सकते हो, क्वेश्चंस हो भी जाने चाहिए। स्टिल हम फॉर्मेलिटी के लिए एक बार ही कर लेंगे, 11.2 भी करेंगे, 11.3 भी करेंगे, मिसलेनियस भी करेंगे। बट अगर आप करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।